दिन 31 मिनट, मतलब सीधी सी बात है 31 दिन, जनवरी हमारा 31 दिन का होता है और इसके अंदर जितने भी जनवरी में घटनाएं हुई उसको हम रैपिड फायर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चले रैपिड फायर में सबसे पहला बोला गया कि बताइए हाल ही में उपभोक्ता जो हमारे पास संरक्षण अधिनियम, और ध्यान से सुनेगा, एक एक करके न्यूज को पढ़ते जाइएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम का किसको कब पारित किया गया था, तो मैं बता दूं 2019 में। 2019 में हमारे यहाँ कंज्यूमर जो लाया था प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर की जब हम प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इसका मेन लक्ष्य क्या था, तो कंज्यूमर को क्या करना, जागरूक करना। और हम बात करते हैं जनवरी 2022 का। अब 2022 पूरी तरह से खत्म हो रहा है, तो जनवरी 2022 में जितनी भी घटना हुई उसके ऊपर हम पूरा रिसर्च करेंगे। तो तैयार हो जाइए जनवरी 2022 में। और सबसे पहले हमने इसके पहले क्वेश्चन से शुरू किया और उसी क्वेश्चन पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, तो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 जनवरी को आपको पता होगा कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने बोला 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को। और उसके बाद हमारे पास 4 जनवरी आता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे हम लोग मनाते हैं। तो ब्रेल लिपि डे हम लोग कब मनाते हैं, 4 जनवरी को। उसके बाद हमारे पास 9 जनवरी सबसे ज्यादा फेमस है। 9 जनवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। और 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी को आपको पता होगा कि हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी को हर साल मनाते हैं। और 15 जनवरी को अभी जस्ट हमने बोला है कि 15 जनवरी को हम लोग भारतीय थल सेना दिवस हम लोग मनाते हैं। तो भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को। उसके बाद 15 जनवरी के बाद आप नोट करते जाइएगा, एक और दिवस हम लोग मनाते हैं। वो कब मनाते हैं, तो ये हमने आपको नोट कर दिया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मनाते हैं हम लोग कब, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। उसके बाद हमारे पास आता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। और लास्ट में एक डेट और याद कर लीजिएगा, वो है हमारा 30 जनवरी। और 30 जनवरी को जो मनाया जाता है वो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, मार्टियर्स डे के रूप में। और कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी हम लोग मनाते थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए यहां पर चुना गया। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये कौन सा राज्य है जिसने ये बिल पास किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिल पास की है। ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी बिल पास की है। और महाराष्ट्र भी भारत का ये पहला राज्य हो गया। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने अभी लोकायुक्त पास किया, लोकायुक्त बिल पास किया गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा लोकायुक्त बिल किसके द्वारा पास किया गया, तो महाराष्ट्र के द्वारा पास किया गया, ये पहला राज्य। ठीक है, और एकनाथ शिंदे वहां के कौन है, मुख्यमंत्री। बोला गया बताइए वर्ष 2021 में जन्म में समय लिंगानुपात। देखिए ये सारी चीजें किसके द्वारा होता है, जनगणना के द्वारा होता है। और 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई थी। और इसके उस समय के चेयरमैन कौन थे जनगणना के, वो थे सी चंद्रमौली। और सी चंद्रमौली का आपने नाम सुना है, तो
तो सी चंद्रमौली उस समय जनगणना के सेंसस के चेयरमैन थे। और अभी एक रिपोर्ट दिया गया है जो प्रति 1000 पर मतलब 937 बच्चे जो हैं ये जन्म दर का इन्होंने दिया समय लिंगानुपात का। तो जन्म के समय लिंगानुपात जो है 937 का लिंगा अनुपात है। ठीक है, अगला बोला गया नीति आयोग ने किस संस्था के समर्थन से पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिला एसडीजी सूचकांक में जारी किया। तो एसडीजी सूचकांक जब हम नीति आयोग की बात करते हैं, तो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो ये सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया। और आपको ही पता कि एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मेन आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग। और इसने किसको दिया है? यूएनडीपी। अब आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट हम प्रोग्राम बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है ये इतनी बड़ी प्रोग्राम होती है जहां पर मानव विकास सूचकांक, जो हमारे यहाँ का मानव विकास सूचकांक का जो रिपोर्ट दिया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक का भी रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो यूएनडीपी के द्वारा ही दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये मानव विकास जो एचडीआई है वो भी यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। नीति आयोग हमारे यहाँ के थिंक टैंक कहलाती है। तो हमारे पास कौन है? थिंक टैंक। थिंक टैंक ये हमारे यहाँ ये कहलाती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा फेमस है। और नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब? तो ये है हमारे यहाँ के कौन? तो नरेंद्र मोदी जी। तो अभी यूएनडीपी के द्वारा ये दिया गया ये रिपोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। उसके बोला गया किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान चलाया? तो कौन सा देश का राज्य है जिसने बेहतर धूम्रपान मुक्त जो राज्य चलाया गया है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, यानी इसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने अभी अपने देश में, अभी ये मैं बात कर रहा हूं 2022 का रैपिड फायर, ब्रिटेन अपने देश में स्वास्थ्य को बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सीधी सी बात है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या चलाया है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन्होंने धूम्रपान मुक्त अभियान चलाया। तो धूम्रपान मुक्त अभियान इन्होंने चलाया है किसने? तो ये चलाया है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन ने। इससे पहले आपने देखा होगा न्यूजीलैंड भी इन्होंने पूरी तरह से स्मोकिंग को पूरी तरह से खत्म कर देगा 2025 तक। तो न्यूजीलैंड ने अपने देश में घोषणा किया कि 2025 तक हमारा देश पूरी तरह से नो स्मोकिंग जोन बनेगा। तो अभी यूनाइटेड किंगडम के अभी कौन बने? ऋषि सुनक, वहां के कौन बने हैं? प्रधानमंत्री। अगला बोला गया कि अभी हाल ही में भारत में चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो हमारे देश में जो चुनावी बॉन्ड बेचा जाता है तो आरबीआई किसको परमिशन दी है? तो आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक को परमिशन दी है। तो याद रखिएगा, ये भारत की इकलौती बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक को हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंटल बैंक बोलते हैं। और यही बैंक है जो अपना इलेक्टोरल बॉन्ड बेचेगी, मतलब सीधी सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाएगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी नेता या पार्टी को अगर आपको चंदा देना है तो आप डायरेक्ट कैश में ना देकर एक बॉन्ड परचेज करेंगे और उस बॉन्ड के माध्यम से आप देंगे। तो स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब? तो मुंबई में। तो मुंबई में इसका मुख्यालय। और अभी हेड कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। तो दिनेश कुमार खरा जो है ये इसके कौन है? हेड है। किसके? स्टेट बैंक के। याद रखिएगा, बहुत फेमस है। और बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में। नीति आयोग कहां पर है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट भी कहां है? दिल्ली में। तो ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला बोला गया पीएस पठानिया ने भारत में किस सशस्त्र बल की इकाई के रूप में इन्होंने लिया था? अभी किस सशस्त्र बल के रूप में लिया? तो वीएस पठानिया। तो वीएस पठानिया की जब हम बात करते हैं तो देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये भारतीय तटरक्षक के लिए दिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड में इन्होंने लिया, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आपको पता कि इंडियन आर्मी थल सेना हो गया, तटरक्षक हो गया, और हमारे यहाँ की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो गया, ये सारे जो इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। अगला यही है बीएस पठानिया जो सबसे ज्यादा फेमस। बोला गया भारत के किस पड़ोसी देश ने
हिंदू मंदिर, भारत के किस पड़ोसी देश ने हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया? बताइए कौन सा देश है जिसने हिंदू मंदिर, कौन सा देश है जिसने अभी ये गठन किया है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा वो कौन सा देश है। तो वो देश है भाई साहब पाकिस्तान। और पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने अभी हिंदू, ये जनवरी का पूरा रैपिड फायर है, हिंदू मंदिर, ध्यान से सुनेगा, हिंदू मंदिर प्रबंधन बनाया गया और हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। और ये कहां किया गया? पाकिस्तान में। अब सोचो ऐसे देश में एक समिति बनाई जाती है और हमारे देश में एक नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी क्या हो गई? बैठाई गई है पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मैं आपको 2022 के जनवरी का रैपिड फायर है और हमने 30 दिन मैंने हमारा 31 दिन, आपका 30 मिनट 31 दिन का हमने रैपिड फायर चलाया और ये पाकिस्तान के द्वारा ये चलाया गया। बोला 1 जनवरी 2022 से स्विगी और जोमेटो जैसे खाद्य मतलब एग्रीगेटर द्वारा कितना प्रतिशत जीएसटी एकत्र किया जाता है? तो बताइए कितने प्रतिशत जीएसटी यहां पर एकत्र किए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा जीएसटी की जब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एग्रीगेटर्स के द्वारा 5% जीएसटी एकत्रित किया जाता है। स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया। तो जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्लैब कितनी है? 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये टोटल हमारे यहाँ जो जीएसटी का स्लैब है, टोटल कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब है। और हमारा मॉडल कहाँ का है जीएसटी का मॉडल? तो हम लोग जो जीएसटी का मॉडल लिए ये कनाडा का मॉडल है। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी किस देश के मॉडल को फॉलो किया है, तो कनाडा का। जीएसटी लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। दुनिया का पहला देश कौन है जिसने जीएसटी लागू किया था? तो दुनिया का पहला जो देश है, फर्स्ट कंट्री, पहला देश है दुनिया का कौन है? फ्रांस। तो फ्रांस दुनिया का पहला देश है जहां पर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। ये दुनिया का पहला देश है और हमारे यहाँ ये सभी स्लैब यहाँ पर क्या होता है? चलते हैं। तो बिल्कुल आप इसको जरूर एक बार नोट करिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरह के करों पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर इसको लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर के ऊपर इसे लगाया जाता है। बोला गया किस भारतीय कंपनी ने राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो सौर ऊर्जा परियोजना अभी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सौर पावर परियोजना जो शुरू किया गया तो राजस्थान में अजोर पावर है, एक एजोर तो एजोर पावर है जिन्होंने यहां पर अभी सौर ऊर्जा शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ की राजधानी कहां पर है? जयपुर। और जयपुर को राजस्थान का हम लोग कौन सी शहर बोलते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन? जयपुर। और ये इसकी क्या है? राजधानी है। और अभी यहाँ के कौन है? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत यहाँ के कौन है? अभी सीएम है अशोक गहलोत, ये याद जरूर रखिएगा। और वहां की राजधानी कहां पर है? तो ये है भाई साहब कहां पर? जयपुर। अगला पूछा गया प्लान बी, मतलब बी मतलब होता मधुमक्खी। बोला गया प्लान बी जो है किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? तो किस मंत्रालय के अंदर हमारी प्लान बी आती है? बी मतलब होती है मधुमक्खी। और ये किस अंतर्गत आपसे पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है प्लान बी, और ये एसोसिएटेड हमारे पास एग्रीकल्चर मंत्रालय के द्वारा है। प्लान बी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर प्लान के लिए हमारे पास आते हैं। ठीक है, प्लान बी ये याद रखिएगा। ठीक है, या यहां पर प्लान बी जो लाया गया, तो प्लान बी यहां पर मधुमक्खी के लिए एक होता प्लान बी। देखो प्लान एक होता बी, ये ऐसा प्लान बी है, BEED। ठीक है, तो प्लान बी जो चलाई जा रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, प्लान बी ये वाली BEE नहीं है, बी मतलब मधुमक्खी होती है, वो इसमें आएगा। लेकिन ये जो प्लान चलाया जा रहा है ये प्लान केवल सिंगल बी है, नॉट बी। और ये चलाया जा रहा रेलवे के द्वारा। और रेलवे के द्वारा क्यों चलाया जा रहा? ये चलाया जा रहा खास करके जानवरों को संरक्षण देने के लिए। जानवरों को संरक्षण देने के लिए क्यों? क्योंकि जानवरों को संरक्षण इसलिए दिया जाएगा क्योंकि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते समय रेलवे ट्रैक को सेफ रखने के लिए इसको प्लान बी लॉन्च किया गया था 2022 में, और रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अभी कौन है रेल मंत्रालय? अश्विनी वैष्णव जो हैं
वैष्णव, ये हमारे यहाँ के कौन है अभी, रेल मंत्री है। अगला पूछा गया सिंधुताई सप्तकाल, सिंधुताई सप्तकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया। सो सिंधुताई सप्तकाल जो है ये किसके लिए रीना जी, ये हमारा रैपिड फायर है, रैपिड फायर है रीना जी, इसीलिए थोड़ी सी फास्ट चल रहे हैं। तो अभी सिंधुताई सप्तकाल जो अभी लॉन्च किया गया है, ये कौन थी, तो मैं बता दूं ये एक्चुअल में सोशल सर्विस से जुड़ी हुई थी। और सिंधुताई सप्तकाल, और ये महाराष्ट्र की थी जिनका नाम है सिंधुताई, सिंधुताई जिसको हम सप्तकाल बोलते हैं। और ये अभी एक सोशल एक्टिविस्ट थे जो इससे जुड़ी हुई थी, समाज सेवा से। तो आपसे पूछा था किस क्षेत्र से जुड़ी थी, तो ये समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। उसके बाद बोला कि SAAR सार प्रोग्राम जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, अर्बन हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। तो इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले सार का मतलब होता है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया, इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी, इसको फुल फॉर्म होता है स्मार्ट सिटी एकेडेमिया, स्मार्ट सिटी एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ये एंड रिसर्च। यहां पर लगभग बोला गया कि 47 हमारे पास स्मार्ट सिटी है उसको यहां पर लाया जाएगा। और किसके अंतर्गत ये परियोजनाओं को लाया जाएगा, तो ये परियोजनाओं का काम क्या होगा, इसका मेन काम होगा तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का होता है वो तैयार कराना, क्या तैयार कराना, इन परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण कराना, ये चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया SAAR, सार बोलते हैं। तो सार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो स्मार्ट सिटी, S फॉर स्मार्ट सिटी, A फॉर एकेडेमिया और AA फॉर एक्शन और उसके बाद रिसर्च, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो जो बनाए जा रहे हैं उसकी क्या प्रोग्राम होनी चाहिए। अभी हाल ही में बोला गया IEA के अनुसार भारत दुनिया के तीसरे बड़े सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। तो बताइए चीन का इसमें कितने नंबर पर आता है, तो चीन कब तक हो जाएगा, तो चीन को कब तक पीछे छोड़ देगा, तो 2026 में। तो भारत जो है 2026 में चीन को पीछे छोड़कर, मतलब सीधी सी बात है, तो चीन को पीछे छोड़कर खास करके एथेनॉल, यानी खास करके हम बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। और उसमें भारत चीन को कब तक पीछे छोड़ देगा, 2026 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का ये सबसे ज्यादा जो एथेनॉल का हम बात करते हैं, एथेनॉल कंज्यूमर हो जाएगा। एथेनॉल कंज्यूमर जो खास करके हम पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया सरपास कर जाएगा चाइना को एज ए थर्ड लार्जेस्ट, मतलब सीधी सी बात है थर्ड लार्जेस्ट 2026 तक एथेनॉल यूजर हो जाएगा इंडिया। गुलमर्ग और सोनमर्ग जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया, तो बताइए किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, तो गुलमर्ग और ये दोनों किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें गुलमर्ग का, गुलमर्ग और एक हमारे पास है सोनमर्ग, ये दोनों को राजनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया। और राजनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है, रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है। तो रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कहां पर है, श्रीनगर। और श्रीनगर इसका समर कैपिटल होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि श्रीनगर इसका समर कैपिटल होता है और जम्मू जो इसका होता है ये विंटर कैपिटल होता है। श्रीनगर समर कैपिटल और जम्मू जो होता है इसका विंटर कैपिटल होता है। किसका होता है, तो ये होता है भाई साहब किसका, गुलमर्ग और सोनमर्ग को घोषित किया गया। अभी कौन है वहां के, तो अभी है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी जो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। अगला पूछा गया वीर गाथा परियोजना। तो वीर गाथा परियोजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो शुरू की गई है, तो कौन सा ये शुरू किया गया है, तो ये याद रखिएगा गैलेंट्री। तो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, मतलब सीधी सी बात है वीरता पुरस्कार विजेता, ये जो शुरू किया गया वीरता पुरस्कार विजेता की घोषणा किया गया है, जिसके तहत उनकी महानता उसके ऊपर जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा वीर गाथा।
तो आपसे पूछा गया वीर गाथा परियोजना किसको बढ़ावा देगा, तो वीर गाथा परियोजना जो बढ़ावा देगा किसको देगा भाई साहब, तो ये देगा गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को ये दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग सही जा रहे हैं। अगला बोला गया कि बताइए कि हमारे पास जो ये दिया गया वीर गाथा ये पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। अगला न्यूज सबसे बेहतरीन है, और यहां पर सभी मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर रखा गया, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये डिफेंस मिनिस्टर के अंदर रखा गया। और डिफेंस मिनिस्टर अभी रक्षा मंत्री हमारे देश के अभी कौन है, तो अगर रक्षा मंत्री की हम बात करें तो है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जो है हमारे यहाँ के कौन है, अभी डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, और 21 अक्टूबर से इसको शुरू किया गया था, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक इसको चलाया गया था वीर गाथा। और एक्चुअल में हम लोग अभी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला हमसे पूछा गया कि बताइए हरित ऊर्जा गलियारा योजना जो है दूसरे चरण में कितने राज्य को शामिल किया गया, कितने राज्य को शामिल किया गया है, तो ये गलियारा में तो ये अभी 7 राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया था। याद रखिएगा हरित ऊर्जा जो हमारी पास ग्रीन एनर्जी होती है, तो ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं हरित ऊर्जा का, तो अभी भारत सरकार जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ ये सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आजकल देखना ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया गया है। और अभी हाल ही में आपको मैंने बोला था ग्रीन जो अभी लाया गया है तो ग्रीन एनर्जी स्टील बॉन्ड, तो ग्रीन स्टील बॉन्ड अभी भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है लॉन्च किया गया। और ग्रीन स्टील ब्रांड जो अभी लॉन्च किया गया है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ग्रीन स्टील ब्रांड जो कहाँ, कल्याणी। और ये कौन है, कल्याणी फेरेस्टा, कल्याणी फेरेस्टा है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और 7 राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो याद रखिएगा इनका मेन पर्पस ये है कि पहले 7 राज्यों में 20 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी को दिया जाएगा, जिसमें 7 राज्य में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ये पहले थे, जिसके तहत 12,031 करोड़ इसके अंदर दिया जाएगा। और प्रोजेक्ट का कॉस्ट 33% दिया जाएगा। बोला अगर नागालैंड में पहली बार किस संवेदनशील पशु प्रजाति को देखा गया, तो संवेदनशील पशु प्रजाति को जो नागालैंड में देखा गया तो किस तरह के पशु प्रजाति को देखा गया, तो ये क्लाउड लियोपार्ड है, ये क्लाउडेड लियोपार्ड है जिसको अभी देखा गया कहां पर, तो ये देखा गया नागालैंड में। तो नागालैंड की राजधानी कहां पर है, कोहिमा। तो नागालैंड की जो राजधानी है भाई साहब ये कहां पर है, तो कोहिमा इसकी राजधानी है नागालैंड की। ठीक है, तो ये क्लाउडेड लियोपार्ड है जो बादल के जैसा ये आपको देखा जाता है, ये दुर्लभ प्रजाति के क्लाउडेड लियोपार्ड। और ये कहां देखा गया है, तो ये देखा गया आपका कहां पर, तो ये नागालैंड में देखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो हनी प्रोसेसिंग वैन जो लॉन्च किया गया भाई साहब इसे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, आपने गाजियाबाद का नाम सुना होगा, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया गया और हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया। और वहां की राजधानी कहां पर है भाई साहब, तो लखनऊ, ये वहां की राजधानी है। कहां पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का और नवाबों का शहर भी बोलते हैं, तो नवाबों का शहर बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया बताइए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। पहली बार इसकी घोषणा, प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो प्रवासी भारतीय जब हम दिवस की बात करते हैं, अभी जस्ट आने वाला भी है, इसकी घोषणा पहली बार 2003 में की गई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो इन्होंने इसकी घोषणा की थी, उस समय ये पीएम थे। और किनके नाम से हम मनाते हैं, तो महात्मा गांधी जी के नाम से मनाते हैं। किनके नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 जनवरी जो है सबसे ज्यादा फेमस है इसके लिए। ठीक है, क्लियर है सबको, एक बार हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा। अगला हम बढ़ते हैं, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किस संस्था का प्रमुख प्रशासन है, तो वैश्विक संभावना रिपोर्ट जो है किस संस्था का
प्रमुख प्रकाशन है, तो किसके द्वारा ये दिया गया, तो मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया, विश्व बैंक के द्वारा। और आपको पता कि जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक हमारे यहाँ की क्या है, तो इसे सबसे ज्यादा जो लाया गया था 1944 में, 1944 में, जिसको IBRD का नाम दिया गया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और 1945 में इसको पूरा लागू किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहां पर है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है, तो डेविड मलपास, तो डेविड मलपास जो है इसके कौन है, इसके हेड है डेविड मलपास, ठीक है। अगला पूछा गया किस देश ने 2160M व्हाइट स्वान बॉम्बर विकसित किया है, तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया भाई साहब, तो ऐसे चमत्कार कौन करता स्वान बॉम्बर, तो TU-160M स्वान बॉम्बर जो है ये विकसित किया गया किसके द्वारा, तो ये विकसित किया गया भाई साहब रसिया के द्वारा। और रसिया के कौन है, वहां के मेन बॉस व्लादिमीर पुतिन, और रसिया की राजधानी कहां पर है, मॉस्को। और अभी हाल ही में भारत और मॉस्को के बीच में सड़क के द्वारा ये चला जाएगा। अगला एस सोमनाथ को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, एस सोमनाथ। आपको पता कि एस सोमनाथ की जब बात करते हैं तो एस सोमनाथ अभी किसके हेड बने हैं, तो इसरो के बने थे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये बने हैं इसरो के। और इसरो का जिसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, इसरो की। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा एस सिवन की जगह, ये किसकी जगह बने, एस सिवन की जगह ये बनाए गए। और DRDO याद रखिएगा, एस सोमनाथ। हमारे यहाँ दो एजेंसी है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे यहाँ आई थी 1 जनवरी 1958 को आई थी। 1958 को DRDO आई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में थी, ये याद रखिए। अगला पूछा गया हर साल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, हर साल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। तो 15 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं ये हमारा थल सेना दिवस होता है। और थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 जनवरी को, ठीक। और इसी तरह अगर पूछ लिया जाए 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस किनके नाम से मनाते हैं, ये मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के नाम से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, खास उसमें भी इंटरनेशनल, जिसको अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला बोला 2030 तक जैव विविधता का पहल किस संगठन से जुड़ी हुई है, जैव विविधता। अब आपको पता कि जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो इसमें अगर देखा जाए बायोडायवर्सिटी, और बायोडायवर्सिटी जो है ये किसके लिए, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको दिया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो ये सारा रिपोर्ट इसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्लियर है सबको, अच्छे से इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी मुख्यालय और इसकी मुख्यालय दोनों की मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। और नीति आयोग कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसको रिलीज करती है और 2023 तक पूरी तरह से यहाँ के नेचर को पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो बोला गया, बताइए अभी हाल ही में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 के विजेता एक रेपो किस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो वो जुड़े हुए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो रेपो जो है ये किससे जुड़े हुए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, जिनको ये 2021 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया। बोला गया किस संस्था ने कीटाणु शोधन के लिए यूबीसी तकनीक विकसित किया, किसके द्वारा यूबीसी तकनीक विकसित किया गया, तो CSIR के द्वारा यूबीसी तकनीक को डेवलप किया गया। हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग। और ये तकनीक डेवलप किया गया किसके द्वारा, CSIR के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये तकनीक जो है अगला लाएगा, अगला बोला गया
ऑल्ट्रेट, ऑल्ट्रेट नदी घाटी जो हाल ही में समाचार में थी, किस देश में स्थित है? ऑल्ट्रेट नदी घाटी बहुत ज्यादा चर्चे में था, ये रोमानिया का। तो रोमानिया का ऑल्ट्रेट नदी घाटी है जो बहुत ज्यादा हलचल यहाँ पर हुआ था और उसी के लिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में रही थी। बोला गया हाल ही में 74894 PC1 जो समाचारों में देखा गया, ये एक तरह से क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है, उन्हें एस्ट्रॉयड है जिसको अभी हाल ही में देखा गया था। उसके बाद बोला गया रॉबर्ट लोवेंडोस्की, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो आज का जो हमने सेशन चलाया है इसको आप बिल्कुल याद करें। में से बोला गया कि 2025 तक घरों में सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया, कहां पर अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये 2025 तक सोलर पैनल अनिवार्य कहां कर दिया गया? तो टोक्यो। और टोक्यो कहां है? तो जापान में, टोक्यो में। तो ये जो मैंने आज आपको बताया ये हमारा था पूरे जनवरी 2022 का, जनवरी 2022 का ये पूरा रैपिड फायर था। और 31 दिन 30 मिनट 31 दिन का एक हमने सीरीज चलाया। तो आज अगर मैंने जनवरी को कवर किया है तो कल हमारा जो रहेगा हर दिन आपका एक सीरीज आएगा, फरवरी का भी आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।